मेरी भाभी रोज भाई से मसाज करवाती। भाई थका हुआ होता और काम पर भी नहीं जाता। भाई से वजह पूछती तो गूंगा होकर बैठा रहता। एक रात मैंने भाई को नींद की गोली देकर सुला दिया और खुद भाई के कपड़े पहनकर भाभी का मालिश करने लगी। मेरे होश उड़ गए जब उस रात भाभी ने मेरे साथ, परी दरवाज़ा खोलो। मैं किचन में खाना बनाकर बैठी थी जब बाहर से भाई की आवाज़ आई। वह जानते थे जब तक भाई खुद आकर देखकर न पुकारते मैं किसी में भी दरवाज़ा नहीं खोलती थी। मैं जल्दी से हाथ पोंछकर बाहर की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा खोलते ही भाई के पीछे एक लड़की खड़ी थी। शकल सूरत तो प्यारी थी, मगर सांवली सलोनी सी लड़की थी, जिसे देखते ही मेरे दिल में कई सवालों ने जगह बनाई। मैं अपने ख्यालात को जगाते हुए भाई से पूछने लगी, भाई यह कौन है? तो भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। घर के अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे ही वह औरत भी बड़ी मज़े से अंदर आ गई, जबकि मैं अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। भाई ने उस लड़की को चारपाई पर बैठने को बोला और वापस मुड़कर दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे हाथ पकड़कर उस लड़की के सामने लाते हुए कहे, बेटा आज से ये इसी घर में रहेंगी, भाभी है तुम्हारी। मुझे भाई की बातों को समझने में कुछ देर लगी। जब पूरे तौर पर उनकी कही बात सुनकर मैंने उस लड़की को देखा तो यूं लगा वो मुस्कुरा रही है। गौर से देखा तो तब तक शायद अपनी मुस्कुराहट छुपा चुकी थी। मैं कुछ कहे बगैर किचन में चली आई और अपने कामों में वापस से मगन हो गई। भाई शायद अपने किए पर शर्मिंदा थे। मेरे पीछे ही किचन में आने लगे, मगर उस लड़की ने उनका हाथ थामा और कहा, मोहन बच्ची है, समझ जाएगी। तुम उधर बैठो। किचन तक आई आवाज़ मैं खूब सुन सकती थी। ऊपर से खिड़की में से सब दिखाई भी दे रहा था। अचानक से मुझे अपना वजूद बहुत हल्का लगा, जिसकी कोई औकात नहीं थी। मेरे भाई से उसने शादी कर ली, मेरे लिए खुशी की बात थी, मगर काश अपनी इस खुशी में मुझे भी शामिल कर लेता तो मैं क्या कर लेती? शायद ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई की शादी देख लेती। अचानक से ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मैंने बेदर्दी से आंसू साफ किए और खाना बनाने लगी। वह दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। मैं फ्री हो चुकी थी काम से, मगर जब तक वह बाहर रहे थे मैं भी किचन से बाहर नहीं निकली। मुझे वह लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह अच्छी होगी, मगर मुझे उससे अजीब तरह से ख्याल महसूस हो रहे थे, जैसे वो हमारे घर आने के लिए अच्छी साबित होने वाली नहीं थी। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो भाई ने उसे काजल कहकर पुकारा और घर में मौजूद अकेले कमरे में चले गए। मैं रोटियां पका के ट्रे में खाना सजाकर कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही भाभी ने कहा, समझदार लगती हो, मगर यह नहीं जानती किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा बजाते हैं, खासकर तब जब वह शादीशुदा जुड़ा हो। इस बात से मुझे शर्मिंदगी की गहराई में धकेल दिया। हालात वैसे ही खराब थे तो मैं भी जल्दी से खाना खाकर बाहर निकल आई। वह कमरा मेरा और भाई का कमरा था। कहाँ सोऊंगी? इसी वक्त टूटे फूटे वाले कमरे पर नज़र पड़ी तो मैंने सोच लिया सुबह इसे सही करके यहाँ ही सोऊंगी। मगर रात का मसला था। इतनी देर में भाई बाहर आ गया और मुझसे कहने लगे, मगर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा, कहाँ सोओगी? मैंने बरामदे की तरफ इशारा कर दिया कि रात यहाँ गुजार लूँगी और सुबह को कमरा अपने रहने के काबिल बना लूँगी। भाई चुपचाप कर गए। उनकी भी मजबूरी थी, जो मैं समझ गई थी। अभी हाँ, मुझसे अपने घर में रहते हुए ही हर काम पर समझौता करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर था अभी से अपना दिमाग बना लेती और खुद सोच सोच कर मामले को खुद के लिए और मुश्किल ना बनाती। मैं किचन समेटकर और बिस्तर बरामदे में बिछाकर वहाँ लेट गई। मैं समझ चुकी थी, मगर फिर भी ना जाने बार बार मेरी आंखें देख रही थी। शायद ऐसा ना होता अगर काजल के लहजे में मेरे लिए जरा सी फिक्र होती तो मैं सब कुछ हंसकर बर्दाश्त कर लेती, मगर वह मुझ पर मालिकों की तरह हुक्म चला रही थी, लम्हे लम्हे पर मुझे जलील कर रही थी। तभी मेरा दिल इस कदर थका हुआ था, रोती रोती ना जाने में कब सो गई। रात को देर से सोने की वजह से मेरी आंख भी सुबह देर से खुली। मैं जल्दी से उठी कि भाई को काम पर जाना था और उनका नाश्ता नहीं बना था। मैंने फटाफट उठकर कमरे की तरफ देखा तो वह बंद था। शायद अभी तक वह सो रहे थे। यही सोचकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर ट्रे में रखा और कमरे का दरवाज़ा बजाया
थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो भाई सामने थे। भाभी ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कुछ बड़बड़ाई, मगर भाई ने नाश्ते की ट्रे पकड़कर शुक्रिया अदा किया। भाई अभी तक भाभी अभी भी बिगड़ी मूड के साथ बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, काम पर नहीं जाना? मैं तो भाई से बात कर रही थी। भाभी उछलकर बिस्तर से उठी और बिल्कुल भाई के आगे आकर खड़ी हो गई। मैं तो अचानक से डर गई। वह सख्ती से बोली, अब तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है, उसके आने जाने पर ध्यान रखने की वाली कौन है तुम? उसके आने जाने का ध्यान रखने वाली आ गई है, लिहाजा तुम उन बातों पर ध्यान देकर खुद को पतला मत करो और सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारी जिम्मे में है। खाना बनाओ, खाओ और खिलाओ। हमारे मामले में दोबारा से मत बोलना। उनकी बातें इस कदर कड़वी थी। मैंने भाई की तरफ देखा तो मिनमिनाते हुए भाभी को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसने भाई की एक न सुनी और मेरे मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे और मैं बेजान होकर चारपाई पर जाकर बैठ गई। समझने की कोशिश करने लगी मेरे साथ अभी क्या हुआ है। काफ़ी देर बैठी रही, मगर ना भाई बाहर निकला और ना ही भाभी। सूरज सर पर आ चुका था, सारे घर के काम पड़े थे। बैठने और सोच सोच कर कूदने से बेहतर यही था कि मैं उठकर सारे काम समेट लूं। और वैसे भी इस घर में मेरी सिर्फ यही हैसियत रह गई थी। इससे ज़्यादा मेरा कोई भी घर में हुक्म नहीं चलता था। किचन में आई तो पकाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा था। आलू थे, मैं वही काट लिए, क्योंकि अगर भाई को बोलने जाती तो फिर कुछ उल्टा सुनने को मिलता। तो इस बात से बचने के लिए मुझे यही बेहतर लगा। खाना खाकर मैंने बर्तन धोए और सारे घर का काम समेट लिए, मगर वह दोनों अभी भी कमरे में ही थे। उसी वक्त भाभी भरपूर गुस्से में किचन में आई और मेरे सर पर आ खड़ी हुई। तुमने खुद को समझ क्या रखा है? मुझे इस तरह से नीचा दिखाना चाहती हो? नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? नई नवेली दुल्हन का ऐसे स्वागत करते हैं आलू बनाकर? भाभी बाहर खड़ी है, मुझ पर चीख पुकार रही थी। जब भाई जल्दी से बाहर आए और भाभी को चिल्लाता हुआ देखकर मुझे वहां से जाने को बोला, मैं दबे कदमों से वहां से चली आई। जो उल्टा काम भी कर रही थी उनका उल्टा ही हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाभी चाहती क्या है। खैर, तंग आकर मैंने कबाड़ वाले कमरे की सफाई की और 2-3 घंटा लगातार मेहनत के बाद वह कमरा साफ करने में कामयाब हो गई। बाकी पूरा दिन भाई और भाभी कमरे में ही रहते। शाम को दोनों तैयार होकर बाहर चले गए। भाई ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि हम देर से आएंगे, कुंडी लगा लेना, मगर भाभी ने तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। पिछले एक दिन से मेरा दिल बार बार टूट रहा था। अब समझ आ रहा था लोग क्यों शादी के बाद बदल जाते हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। माँ की मौत बहुत पहले हो गई थी, मगर बाबा हमारे साथ थे। उन्होंने हम दोनों को ही स्कूल में दाखिला करवाया था। मैं तो बहुत ही खुश थी। स्कूल जाने लगी, मगर भाई अक्सर स्कूल से छुट्टी कर लेता। जब जब बाबा उससे स्कूल ना जाने की वजह पूछते तो वह कभी कोई बहाना बना देता तो कभी किसी बीमारी को बोल देता। आखिरकार एक रोज़ तंग आकर बाबा ने पूछ लिया कि तुम स्कूल पढ़ना भी चाहते हो या नहीं। तो उस रोज़ भाई ने मना कर दिया। उसे नहीं पढ़ना और उसे नहीं पढ़ा जाता। बाबा ने भाई को स्कूल से हटवा लिया था, मगर मैं बाबा भी हम अकेले छोड़कर चले गए। वह मुश्किल वक्त था। मोहल्ले वाले ने मुझे बहुत सहारा दिया और कुछ वक्त भी कट गया। भाई ने मुझे और पढ़ाने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं पढ़ने जाती तो पीछे घर खाली हो जाता और भाई को भी परेशानी होती। मैंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया, मगर आज मुझे लग रहा था मैंने गलत किया है। मुझे और पढ़ना चाहिए था। पता नहीं भाभी कितना पढ़ी लिखी कर आई है तो मुझ पर इस रोब जमा रही है। भाई ने बाबा की दुकान बेच दी थी और इस शहर में बीच एक छोटी सी दुकान डालकर कोई और काम शुरू कर लिया था। मगर मैं इतना जानती थी, भाई का काम सही नहीं चल रहा था। उन दिनों वह बहुत परेशान रहने लगे थे। पहले जिस तरह हाथ से पैसे खर्च किए करते थे, अब वह सोच सोच कर सब कुछ लाया करते थे। अगर इतना मुश्किल वक्त था तो भाई ने मुझे मौके पर शादी क्यों की? मेरे दिल में सवाल उठा, मगर साथ ही जवाब दिया गया कि कहीं भाभी की वजह से तो नहीं कारोबार में नुकसान हुआ है। इस बात में इतना दम था कि मैंने यकीन कर लिया भाई ने कमाई को बीच में रखकर ही भाभी से शादी को कहा होगा। इसलिए भाभी ने कमाई देखकर भाभी भाई से शादी कर ली, हाँ कर दी।
जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी ऐश में कर चुके। रात के 9 बज रहे थे मगर भाई को परवाह नहीं थी। पहली बार इस तरह से मैं अकेली रही थी। खैर इंतज़ार करते करते बाहर ही सो गई। कहीं 12 बजे जाकर वह वापस लौटे थे। भाई के चेहरे पर शर्मिंदगी थी मगर मैंने नज़रअंदाज करके उन्हें खाने का पूछा तो भाभी ने मना कर दिया। नहीं, बाहर से खा कर आए हैं। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी तो मैं अपने कमरे में आ गई, जहां अभी एक साइड पर कबाड़ था, दूसरे हिस्से में चारपाई पर अपना बिस्तर बिछा लिया था। अगले दिन सुबह भाई पहले से उठे हुए थे। वह थका हुआ लग रहा था। भाभी अभी तक सो रही थी। मैंने भाई से पूछा, चाय बना दूं? तो उसने हाँ कह दिया। मैंने उसे चाय बना दिया और खुद कामों में बिजी हो गई। मुझे लगता था शायद भाई आजकल काम पर देर से जाएंगे, मगर भाई आराम से बरामदे में बड़ी चारपाई पर लेटकर सो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले तो कभी काम से छुट्टी नहीं लेती थी। शायद तबीयत खराब हुई होगी। यही सोचकर खुद को तसल्ली दी। भाभी उठी तो वह बड़ी खुश लग रही थी। मैं यही समझ के शायद रात को शेयर करके आई है, इसी वजह से खुश है। मैंने भाभी को नाश्ता दिया और कोई बात नहीं की, मगर उनका मूड बड़ा खुशगवार था। मुझे पास बिठा लिया, इधर उधर की बातें करने लगी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह वही लड़की है जो 2 दिन पहले मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं पहले तो उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर फिर जवाब दे दिया, क्योंकि अगर सुकून हो रहा था तो अच्छी बात थी। दोपहर का खाना भी बन गया था। तब जाकर भाई की आंख खोली। मैंने उनकी तबीयत का पूछा तो वह बहुत बिल्कुल ठीक ठाक था। खैर बाकी सारा दिन में ऐसे ही गुजर गया। शाम होते ही भाभी किचन में मेरे पास आ गई और पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो मैं कह दिया कि शायद बाहर गए हैं। तो वह चुपचाप करके मुड़ गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, खाना जल्दी से बनाकर मेरे कमरे में रख दो और कहा तुम्हारा भाई आए तो उसे कहना फ़ौरन से कमरे में आए और आकर मुझे दवा दे। बहुत थकान हो रही है। मैंने इस बात में सिर हिला कर दिया कि भला इसे किसी बात की थकान हो रही है। सारा दिन तो बिस्तर पर लेटी रहती है। शायद भाई की हमदर्दी लेना चाह रही है और मेरी बुराई करनी होगी कि तुम्हारी बहन सारा दिन आराम से बैठी रहती है और मेरे घर का कामकाज किया। मेरे दिमाग में जो बातें आ रही थी उनकी सोच का खुद को ही बेफिक्र करने में महसूस। खैर खाना बन गया। मैंने भाभी को रोज़ के मुताबिक वह खाना कमरे में रख दिया। वहाँ तो वह अच्छी भली लेती गाने सुनने में बिजी थी। मुझे उससे अजीब तरह की उलझन महसूस हुई। ऐसा लगा यह भाई को मुझसे छीन लेगी या फिर मेरा इस घर में रहना हराम कर देगी। जो भी था, अपनी सोचों को लगाम डालते मैं बाहर वापस आ गई और जो 2-4 बर्तन गंदे पड़े थे उन्हें धोने लगी। तभी भाई ने दरवाज़ा खटखटाया, साथ ही अपना नाम भी बताया। तो मैंने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए और कहा, भाभी को मत बताना बेटा, बस अब जिंदगी है, गुजारनी पड़ेगी। तुम सब्र से काम लेना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई मेरे सर पर हाथ रखकर कमरे से चले गए। मैं उन्हें भाभी का पैगाम दे चुकी थी। उनके बाद भाई कमरे से बाहर नहीं निकले। भाभी एक मर्तबा किचन में चाय बनाने आई थी, मगर भाई को मैंने दोबारा बाहर नहीं देखा था। वैसे भी मैं समझ चुकी थी कि भाई पर अब सिर्फ भाभी का हक है। वह मुझे इस घर में रहने दे रही हैं, इतना ही बहुत है। सुबह उठी तो भाई पहले से ही जाग रहे थे। वह थके हुए लग रहे थे, आंखें भी भारी दिखाई दे रही थी। मैंने फिर चाय बना दी तो भाई ने शुक्रिया कहकर सर पर चादर डाल ली और लेटकर सो गए। अब मुझे लगने लगा था कि भाई ने काम पर नहीं जाना है, मगर उससे पहले पूछता भाभी ने मुझे वहाँ खड़ा देखा तो अपनी जान बचाती मैं किचन में आ गई। अब भाई काम पर नहीं जाते थे। रोज़ रात भाभी भाई को कमरे में ले जाती, भाई से कहती कि मुझे दवा, और भाई सर झुकाए भाभी के पीछे चल देते। सुबह के वक्त वह पहले से जाग रहे होते और बहुत थके हुए होते। लेकिन एक बात अजीब थी, इस बार भाई ने खर्च की कोई बात नहीं की, ना ही हाथ खींचा। बड़े दिल से घर का खर्चा भी चला। 2-3 हफ्ते लगातार यही होता रहा। एक दिन भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैंने उनकी तबीयत पूछी और उनका सर दर्द की वजह नींद की गोली चाय के साथ दे दी और अपने कमरे में सुला दिया। जब भाभी ने भाई को बुलाया तो मैं खुद भाई के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई।
मगर वहाँ जाकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि भाभी बड़ी जल्दी में लग रही थी। उसने बिस्तर पे एक औरत वाला कुर्ता निकाल कर रखा हुआ था, साथ ही जेवर और मेकअप भी पड़े थे। वह जल्दी से बोली, जाओ यह कपड़े पहन लो और यहाँ आओ, तुम्हें तैयार कर दूँ। आज बड़ी बोली लगेगी, जानते हो एक शादी है, वहाँ उन्होंने काफ़ी किन्नर को बुलाए हैं, तुम्हें भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, यह बाहर का दरवाज़ा बहुत शोर करता है, कल इसमें तेल भी डाल देना। मैं कब रखते हुए भाभी लगातार बोलती चली जा रही थी, जबकि मैं उस जगह गूंगी थी। कोई जवाब न पाकर भाभी ने पीछे देखा तो वह चुप की चुप रह गई, क्योंकि मेरी पूरी रंगत ने बता दिया था। मैं हर बात सुन चुकी थी। मैं चुपचाप बाहर निकल आई और पूरी रात रोती रही कि किसी औरत मिली है मेरी भाई को, जो अच्छे खासे मर्द को किन्नर बनाकर उसे भीख मंगवाती है, शादियों पर नचवाती है, सारी रात रो रो कर ऊपर वाले से दुआ मांगी। सुबह जब भाई की आँख खोली तो मैंने साफ सा पूछा, क्या ज़रूरत है अपनी अच्छी भारी दुकान छोड़कर किन्नर बनने की? तो वह रोने लगा। मेरा भाई जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे सामने रो रहा था। कहने लगा, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, काजल की माँ अचानक मेरे सामने आ गई और वह मर गई। उसने मुझ पर कत्ल का केस करने की धमकी दी, साथ ही 20 लाख रुपए की मांग की। मैं कहाँ से दे सकता था, तो उसने मुझसे शादी कर ली। अब यह रोज रात मुझे किन्नर बनाकर पैसे कमाने भेजती है। मैं अपनी इज्जत का जनाजा खुद उठाते हुए देखता हूँ, मगर मैं थक गया हूँ सच छुपाते छुपाते। मैंने भाई को कहा, अगर किसी लड़की की माँ मरे तो वह ऐसे खुश और बेफिक्र नहीं होती। यह ज़रूर झूठ बोल रही हैं। भाई के बताने के बावजूद हम इसी जगह पर गए जहाँ यह सब कुछ हुआ था। वहाँ जाकर पता लगा वह औरत तो किराए पर काम करती है और जो उनकी बेटी बनी पूरे इलाके को लूट चुकी थी, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। अब शायद उसे घर बसाने का ख्याल आया तो भाई के साथ शादी कर ली। हम उस औरत से भी मिल चुके थे, वह भी अच्छी खासी थी। उसी रोज जाकर भाई ने कुछ भी कहे सुने बगैर उसे तलाक दे दी। वह हमें धमकियां दे रही थी, मगर भाई ने उसे ज़्यादा मोहलत ही नहीं दी और हम वह शहर छोड़कर एक नए इलाके में बस गए। आज भाई के 3 बच्चे हैं, मेरी शादी भी हो चुकी है, मगर यह वाक्य कभी नहीं भूलते। इस लड़की के बारे में कहा जाता है, शायद पागल हो गई है, पता है कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।